हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो फ्लूइड जो वर्ड आ रहा है, इस फ्लूइड का मतलब क्या होता है? तो फ्लूइड का मतलब है कि हर वो सब्सटेंस जो कि फ्लो कर सके। फिर से फ्लूइड का मतलब क्या होता है? हर वो सब्सटेंस जो कि फ्लो कर सके। फ्लो जनरली कौन कौन कर सकते हैं? एक तो लिक्विड कर सकता है फ्लो, और एक गैस कर सकती है फ्लो। सॉलिड तो फ्लो नहीं कर सकते। इसका मतलब लिक्विड और गैस दोनों किस कैटेगरी में आ जाते हैं? फ्लूइड की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये जो चैप्टर है इसमें अपन डील करेंगे जनरली किससे? लिक्विड के बारे में। ठीक है, तो अब लिक्विड जो है अगर अपन उसकी स्टडी करें जब वो किस पे? रेस्ट पे। क्योंकि लिक्विड क्या हो सकता है? या तो लिक्विड किस पे होगा? रेस्ट पे, या फिर किस में होगा? मोशन में। तो जब लिक्विड रेस्ट पे होता है उस टाइम पे उसकी जो स्टडी होती है उसको अपन बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स। और जब जो लिक्विड है वो मोशन में होता है तो उसको हम उसकी स्टडी को बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। फिर से जब आपका जो फ्लूइड है, लिक्विड है, वो किस पे होता है? रेस्ट पे होता है। उसकी जो स्टडी होती है लिक्विड की उसको हम क्या बोल देते हैं? फ्लूइड स्टैटिक्स। और जब वो मोशन में होता है तो फ्लूइड डायनेमिक्स। वैसे भी अपन को पता है कि स्टैटिक्स का मतलब क्या है? जब कोई चीज़ रुकी हुई होती है, रेस्ट पे होती है। और जब डायनेमिक्स मतलब अपन किसकी बात कर रहे हैं? मोशन पे। और यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? फ्लूइड का, जब रेस्ट पे और जब फ्लूइड मोशन में। ठीक है, तो ये तो बात हो जाती है फ्लूइड। अब बात आती है फ्लूइड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज जैसे अगर अपन लिक्विड की बात करें तो ये जैसे लिक्विड है, मान लो कोई पॉन्ड है, ये सरफेस, ये कोई पॉन्ड है और ये उसकी फ्री सरफेस है, उसमें ये क्या? वाटर। ये उसकी फ्री सरफेस है, मतलब यहाँ तक क्या? पानी है। अब मैं पानी में क्या करता हूँ? जैसे ही थोड़ा सा फोर्स लगाता हूँ, मतलब मान लो ये पॉन्ड है, पॉन्ड में मैं थोड़ा सा उसकी सरफेस जो होती है उस पर पानी पे थोड़ा सा ऐसे फोर्स लगाया मैंने, तो मैं देखता हूँ पानी, पॉन्ड है मतलब पानी पहले किस पे था? रेस्ट पे था। मैंने जैसे हल्का सा फोर्स लगाया, पानी फ्लो होने लग गया। इसका मतलब क्या है? जैसे अगर एक बार मैं आपको रिमेंबर करवाऊँ तो जैसे ये बॉडी है, ये रेस्ट पे है और इसकी सरफेस के पैरेलल जो फोर्स लगता है उससे जो स्ट्रेस डेवलप होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? शियरिंग स्ट्रेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही आपने फोर्स लगाया बॉडी चलने लग गई। बॉडी चलने लग गई मतलब उसने कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस करा क्या? उसने कुछ शेयरिंग स्ट्रेस डेवलप करी क्या? नहीं करी। और शेयरिंग स्ट्रेस डेवलप ही नहीं करी तभी तो वो चलने लग गई। इसका मतलब क्या है कि जो फ्लूइड है उसमें जो शेयर मॉडुलस होता है वो कितना होता है? 0। फिर से फ्लूइड जब रेस्ट पे है उसको जैसे ही अपन उस पर फोर्स लगाते हैं उसकी सरफेस के पैरेलल तो वो मोशन करने लग जाता है। इसका मतलब उसकी जो शेयरिंग स्ट्रेस होती है वो कितनी होती है? 0। कोई भी उसका इंटरनल स्ट्रेस नहीं है। और शेयरिंग स्ट्रेस 0 है तो शेयर जो मॉडुलस होता है वो भी कितना हो जाता है? 0। तो जो मॉडुलस, शेयर मॉडुलस है उसको क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। शेयर मॉडुलस को क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसका मतलब फ्लूइड का जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है वो कितना होता है? 0। सेकेंड बात क्या आती है? फ्लूइड को अगर मैं कंप्रेस करना चाहूँ, जैसे कोई फ्लूइड जो है कंटेनर में मान लो, और अगर मैं उसके ऊपर क्या लगाता हूँ? फोर्स लगाता हूँ। क्या करने के लिए? उसको कंप्रेस करने के लिए। उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर अगर मैं फोर्स लगाता हूँ उसको कंप्रेस करने के लिए, तो कंप्रेस होता है क्या? नहीं होता। जैसे अगर आप वाटर है, वाटर को आप कंप्रेस करना चाहो तो जनरल फोर्स पे वो कंप्रेस नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि कंप्रेस नहीं हो रहा, मतलब इसके पास क्या है? बल्क मॉडुलस है। तो फ्लूइड के पास क्या होता है? बल्क मॉडुलस तो होता है लेकिन जो शेयर मॉडुलस है वो नहीं होता। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। एक और क्या होती है? फ्लूइड को, लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालो वो उसी के शेप में आ जाता है। ठीक है, अगर आप उसको गिलास में डालते हो तो ग्लास के शेप का हो जाता है, अगर आप उसको बोतल में डालते हो तो बोतल की शेप का हो जाता है। मतलब उसको जिस भी कंटेनर में डालो वो उस शेप का हो जाएगा। जनरली जो है इसका कंप्रेस नहीं होता तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। अब लेकिन अगर जैसे फ्लूइड के अंदर अगर मैं गैस की बात करूँ तो गैस को क्या है? अगर तुम एक छोटे से कंटेनर में डालोगे तो वो उसमें आ जाएगी। अगर तुम उसको एक ओपन रूम में डाल दोगे तो गैस जो है पूरे रूम का ऑक्यूपेशन कंटेन कर लेगी। इसका मतलब फ्लूइड जो है उसका, इसका गैस का जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है, डिपेंड है वो कहाँ पे। अगर छोटी सी जगह पे तो छोटे से में रह लेगी और बड़े में बड़े में। लेकिन जो लिक्विड होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? फिक्स रहता है जनरल। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है? प्रॉपर्टीज हो जाती है किसकी? फ्लूइड की। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? होता तो फोर्स ही है, लेकिन कौन सा फोर्स? जो फ्लूइड लगाता है। तो अब इसको अलग से नाम क्यों दिया? उसका रीजन क्या है कि फ्लूइड जो है, जब भी किसी फ्लूइड किसी कंटेनर वगैरह में रखा होता है, जब वो रेस्ट पे होता है तो वो जो फोर्स लगाता है वो फोर्स लगाता है सरफेस के परपेंडिकुलर। फिर से फ्लूइड जब किसी कंटेनर में रखा होता है तो वो जो फोर्स लगाता है वो फोर्स कैसे लगाता है? जितनी भी उस सरफेस में कांटेक्ट में आ रहा है उन सब सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे कहने का मतलब क्या है मेरा? ये
बॉटम सरफेस है, अब इस बॉटम सरफेस के ये जो फ्लूइड है ये फोर्स कैसे लगाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब जैसे ये वॉल है, अब ये जो कंटेनर की वॉल्स हैं, अब इन कंटेनर की वॉल पे ये जो फ्लूइड है फोर्स कैसे लगाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। अब तो यहाँ पे फोर्स कैसे लगेगा, इस तरह से, और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, इस तरह से। तो ये जो फोर्स लगा कौन रहा है, फ्लूइड लगा रहा है, लगा कैसे रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर। इसी फोर्स को अपन क्या बोल देते हैं, थ्रस्ट। फिर से थ्रस्ट क्या होता है, वो फोर्स जो कि फ्लूइड लगाता है हमेशा सरफेस के कैसे लगाता है, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि सर हम कैसे मान लें कि सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ही लगा रहा है, तो अब इसको यहाँ पे अपन प्रूव करते हैं। अब इनिशियली बात अपनी क्या थी कि ये जो फ्लूइड है किस पे, रेस्ट पे, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मान लो कि अगर मैं कंडीशन लेता हूँ कि फ्लूइड जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगाता, मैं कंडीशन ले रहा हूँ कि फ्लूइड जो है सरफेस की परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगाता, मतलब किसी एंगल पे लगाता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर लगा रहा है। अगर अपन कंडीशन लेके ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब किसी एंगल पे, अब किसी एंगल पे है तो मैंने रैंडम क्या कर लिया, इस फोर्स को किसी एंगल पे ले लिया। अब आप एक्शन कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, रिएक्शन। तो ये आपने एक्शन करा तो यहाँ से अब सरफेस से आपको वापस क्या मिलेगा, रिएक्शन फोर्स। तो सरफेस से जो रिएक्शन फोर्स मिलेगा वो क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया, रिएक्शन फोर्स, किसका, सरफेस का। तो फ्लूइड जो है, अगर अपन फोर्स उस फोर्स को परपेंडिकुलर ना लेके, मतलब सरफेस से 90 डिग्री ना लेके, अगर अपन बोले कि किसी एंगल पे है, लेट से वो एंगल कितना है, सरफेस से थीटा, तो ये बात हो जाती है इसकी। अब अगर अपन इसकी क्या, अब फोर्स लग रहा है वही रिएक्शन फोर्स जो लग रहा है वापस फ्लूइड के ऊपर जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है, हुआ क्या, फिर से स्टेप सुनो। पहली बात क्या है, फ्लूइड ने फोर्स लगाया सरफेस पे, कैसे लगाया, एक एंगल पे। तो सरफेस भी फ्लूइड के ऊपर फोर्स लगाएगी उसी एंगल पे, एक्शन का क्या होगा, रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो ये जो रिएक्शन फोर्स है अगर ये किसी एंगल पे है तो अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कौन सा हो जाएगा, अलोंग द सरफेस, और एक कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब अलोंग द सरफेस क्या होगा, ये जो फोर्स है रिजल्टेंट, ये जो रिएक्शन फोर्स है ये जिससे एंगल बना रहा है वो कौन सा हो जाएगा, कोस कंपोनेंट। तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। अब अपन क्या देखते हैं कि आर साइन थीटा तो कैसे लग रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये तो अपन ने यहाँ बात करी थी कि जो सरफेस के परपेंडिकुलर अगर अपना फ्लूइड फोर्स लगा रहा है तो रिएक्शन फोर्स कैसे लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। पर अब बात क्या आ जाती है ये कि अगर अपन ने जो कंडीशन ली, क्या कंडीशन ली कि अगर ये फोर्स परपेंडिकुलर ना होके अगर किसी एंगल पे है, तो अपन क्या देखते हैं कि अगर ये फोर्स किसी एंगल पे है तो सरफेस के पैरेलल एक कौन सा फोर्स लगता है, आर कोस थीटा, जो कि क्या है, सरफेस के पैरेलल। अब ये फोर्स लग किस पे रहा है, फ्लूइड पे लग रहा है, क्योंकि रिएक्शन फोर्स सरफेस लगा रही है। तो ये जो रिएक्शन फोर्स सरफेस लगा रही है फ्लूइड पे, किधर की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ। इसका मतलब जो फ्लूइड है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है किधर की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ। तो फ्लूइड का क्या होना चाहिए, मोशन होना चाहिए। फिर से फ्लूइड, मान लो ये फ्लूइड है, फ्लूइड के राइट हैंड साइड में एक फोर्स लग रहा है। तो अभी अपन ने बात करी थोड़ी देर पहले कि जो उसकी शेयरिंग स्ट्रेस कितनी होती है, जीरो। जैसे या पानी के ऊपर फोर्स लगाते हैं वो चलने लग जाता है। तो अगर अपन बोले कि यहाँ पे जो आर कोस थीटा है वो कैसे लग रहा है, पैरेलल टू द सरफेस, तो इसका मतलब फ्लूइड चलना चाहिए किधर की साइड में, जिधर फोर्स लग रहा है, राइट डायरेक्शन में। लेकिन फ्लूइड तो नहीं चल रहा, क्योंकि फ्लूइड अपन ने अभी बात करी कि फ्लूइड किस पे, रेस्ट पे। अब फ्लूइड रेस्ट पे है, मतलब फ्लूइड नहीं चल रहा, फ्लूइड नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्या है, आर कोस थीटा का मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो। इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, इसका मतलब ओनली कौन सा फोर्स बचा, आर साइन थीटा, जो कि लग कैसे रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ से अपन कैसे समझ सकते हैं कि ये जो अब कंक्लूजन क्या निकलता है कि इसका मतलब कोई भी फ्लूइड जो कि एक कंटेनर में है या फिर रेस्ट पे है वो हमेशा सरफेस कैसे फोर्स लगाता है, परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। क्योंकि जो पैरेलल कंपोनेंट अगर अपन लें कि नहीं वो परपेंडिकुलर नहीं लगा रहा, वो किसी एंगल पे लगा रहा है, तो जो पैरेलल कंपोनेंट आता है वो उसका मैग्नीट्यूड कितना पता चल जाता है, जीरो। क्योंकि फ्लूइड जनरली बात किसके लिए हो रही है, अभी रेस्ट के लिए बात हो रही है। इसका मतलब वही वापस फाइनल कंक्लूजन क्या, वही लाइन जिसे स्टार्ट करा था कि फ्लूइड जो है हमेशा सरफेस के कैसे फोर्स लगाता है, परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, थ्रस्ट की। नेक्स्ट क्या आता है, प्रेशर और उसकी एप्लीकेशन। प्रेशर और उसकी एप्लीकेशन क्या है, जैसे ये फोर्स लग रहा है, अभी अपन ने बात करी कि ये फोर्स लग रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर, जिसको अपन ने क्या बोल दिया, प्रेशर बोल दिया, थ्रस्ट बोल दिया। तो ये जो थ्रस्ट है, ये थ्रस्ट लग किससे रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर, लेकिन लग किसके ऊपर है, कंटेनर की वॉल्स पे। तो वॉल्स का कुछ ना कुछ एरिया भी तो होगा। फिर से ये जो थ्रस्ट लग रहा है कंटेनर की कहाँ पे लग रहा है, वॉल्स पे, बेस पे, तो उनका कुछ एरिया भी तो होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ कि अगर एक 3 डायमेंशनल में फिगर बनाता हूँ एक कंटेनर का, जिसका जो बेस है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल है। इसमें मान लो कि ये एक फ्लूइड है,
ठीक है। ये जो फ्लूइड, अब ये फ्लूइड जो फोर्स लगा रहा है बेस के ऊपर, मैं बात कर रहा हूँ बेस के ऊपर फोर्स कैसे लगा रहा है, ये जो थ्रस्ट है कैसे है, परपेंडिकुलर। अब ये जो थ्रस्ट लग रहा है एफ, ये लग किस पे रहा है, इस एरिया पे। ये जो एरिया मैंने मान लिया, ये एरिया कितना ए, तो ये जो फोर्स होता है किसके ऊपर, इस पर यूनिट एरिया के ऊपर, इसी क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं, प्रेशर। फिर से ये जो थ्रस्ट होता है F मतलब क्या, वही थ्रस्ट, परपेंडिकुलर फोर्स मतलब वही थ्रस्ट। तो ये जो थ्रस्ट है किसके ऊपर, इस एरिया के ऊपर, तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, इसी क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं, प्रेशर। ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या हो जाती है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन फोर्स की, और एरिया की कितनी हो जाती है, मीटर स्क्वायर। तो ये तो बात हो गई किसकी, प्रेशर की, कि प्रेशर कितना हो जाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब नेक्स्ट थिंग क्या आती है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन अपन देख सकते हैं, जैसे जो नाइफ होता है, अब जब नाइफ अपन परचेज करते हैं तो वो क्या होता है, शार्प। जब अपन नाइफ को क्या करते हैं, परचेज, तो वो क्या होता है, शार्प। ये जो उसकी थिकनेस होती है बहुत कम होती है। अब थिकनेस इंटू लेंथ करूँगा तो क्या हो जाएगा, एरिया। तो इनिशियली जब नाइफ को लेके आते हैं अपन, जब नाइफ न्यू होता है बिल्कुल, तो क्या होता है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो इनिशियली क्या होता है कि नाइफ बहुत ज़्यादा शार्प होने से उसकी थिकनेस कम हो गई, थिकनेस इंटू लेंथ मतलब एरिया। थिकनेस कम होती है इनिशियली, तो एरिया भी क्या हो जाता है, कम। तो इनिशियली एरिया क्या होता है, कम, तो प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा। और प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, उससे क्या होता है कि जब अपन नाइफ न्यू होता है तो जो वेजिटेबल्स होती है वो फटाफट कट जाती है कम फोर्स से ही। फिर से थिकनेस कम होने से एरिया क्या हो गया, कम। एरिया कम होने से प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा। तो अपन थोड़े से फोर्स से वेजिटेबल फटाफट अपनी सब्जियां जो है कट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, जब जो नाइफ है जब वो ओल्ड हो जाता है, पुराना हो जाता है, ये बोलते हैं कि घिस गया, साल 2 साल हो गए उसको लाए हुए, तो उस केस में क्या हो जाता है कि घिसने से क्या हो जाता है, उसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है। थिकनेस ज़्यादा हो जाने से क्या हो जाता है, उसका एरिया ज़्यादा हो जाता है, और एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। इसलिए जब चक्कू नाइफ जो है वो पुराना हो जाता है तो उस केस में अपने को क्या करना पड़ता है, प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है सब्जियों को काटने के लिए, वेजिटेबल्स को काटने के लिए। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। इसलिए जो नाइफ जनरली अपन कौन सा प्रीफर करते हैं, जो कि ज़्यादा शार्प है। ठीक है, ये फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई। सेकंड एप्लीकेशन क्या होती है, जो रेलवेज होती है, ट्रेन जो चलती है किसके ऊपर चलती है, ट्रेन पटरी के ऊपर, जिसको क्या बोलते हैं, रेल बोलते हैं। मान लो ये जो है रेल है, ये क्या है, पटरी है। तो अब ये किसके ऊपर रखी होती है, पहले के टाइम पे किस पे रखी होती थी, वुडन स्लीपर्स पे। आजकल तो कंक्रीट के होते हैं, पहले क्या होते थे, वुडन स्लीपर्स। ये जो होते हैं, ये जो आपको दिखते हैं, इनको क्या बोलते हैं, वुडन स्लीपर्स, या फिर जो कंक्रीट है उनके स्लीपर्स। तो ये जो स्लीपर्स है ये लगाते क्यों है, ये इसलिए लगाते हैं कि मान लो अगर मैंने ये नहीं लगाए, ये सीधी सीधी क्या है, पटरी है। अब पटरी को डायरेक्ट अगर मैंने ग्राउंड पर रख दिया तो होगा क्या कि जब ट्रेन आती है तो ट्रेन का पूरा वेट कहाँ आता है, पटरी पे। अब पटरी की थिकनेस तो बहुत कम होती है, रेल जो होती है, पटरी को ही क्या बोलते हैं, रेल। रेल की जो थिकनेस होती है पटरी की वो बहुत कम होती है। अब बहुत कम थिकनेस होने से क्या हो जाता है, एरिया कम, और एरिया कम होने से अभी अपन ने बात करी कि प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा। अब ट्रेन का तो वेट बहुत ज़्यादा है, उसका इतना ज़्यादा वेट है, इतना ज़्यादा फोर्स है, और पटरी का एरिया बहुत कम है, तो जो ग्राउंड पे प्रेशर लगता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा। और पटरी का चली जाएगी, ग्राउंड में चली जाएगी, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं, ट्रेन चली नहीं पाएगी जब पटरी ग्राउंड पर चली गई। तो अपन क्या करते हैं कि प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कैसे करते हैं प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन, तो अपन ये लगाते थे वुडन स्लीपर्स, जो कि पहले लगाते, आजकल क्या लगाते हैं, कंक्रीट के स्लीपर्स। इनसे क्या होता है, तो मैंने पटरी को, रेल को डायरेक्ट ग्राउंड पे रखने से पहले क्या रख लिया, इन वुडन स्लीपर्स पे रख दिया, इनके ऊपर पटरी मैंने लगाई। तो इससे क्या हुआ कि जब ट्रेन आई तो ट्रेन का जो वेट था पहले कहाँ गया, पटरियों पे, रेल में, और उनके बाद वहाँ से कहाँ गया, इन स्लीपर्स पे गया। उससे क्या हो गया कि स्लीपर्स का क्या है, एरिया बहुत ज़्यादा है। देखो पटरी तो इतनी पतली होती है, उसकी कंपेरेटिव में स्लीपर्स को क्या होता है, बहुत ज़्यादा, और नंबर भी ज़्यादा होता है इनका। उससे क्या होता है कि वेट, जो ट्रेन का वेट है डायरेक्ट ग्राउंड में ट्रांसफर होने से पहले का ट्रांसफर हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इन स्लीपर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और स्लीपर्स का एरिया क्या होता है, ज़्यादा। तो स्लीपर्स का एरिया ज़्यादा होने से प्रेशर जो लगता है ग्राउंड पे वो क्या लगता है, कम। इसलिए वो जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बहुत इजीली, और वो जो पटरियाँ हैं वो ग्राउंड में नहीं जाती इजीली, वो जो वेट है उसको क्या कर लेती है, सस्टेन कर लेती है स्लीपर्स। ठीक है, ये बात हो गई इसकी। फिर अब एक और बात आती है कि वो जो गिट्टी होती है वहाँ पे, जो आरसीसी वगैरह में अपन डालते हैं, वो जो गिट्टी होती है, वो गिट्टी क्यों डाली जाती है पटरी पे, तो वो इसलिए डाली जाती है ताकि वाइब्रेशन ना हो। क्योंकि ट्रेन आती है तो जो आपकी रेल्स होती है, पटरियाँ होती है, वो क्या करती है, वाइब्रेट करती है। तो वो गिट्टी इसलिए डाली जाती है ताकि वो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर ले, ताकि वो वाइब्रेशन कहाँ नहीं जाए, ग्राउंड में नहीं जाए। क्योंकि ग्राउंड में अगर कंटिन्यू वाइब्रेशन होते रहेंगे तो वो ग्राउंड क्या हो जाएगा, वीक, और पटरिका चली जाएगी अंदर। तो इसलिए वो वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करने के लिए अपन गिट्टी लगाते हैं, ताकि वो हिल के रुक जाएगी तो रहेगी तो वहीं पर ना। इसलिए ये एप्लीकेशन हो जाती है किसकी, प्रेशर की। एक और अपन एप्लीकेशन समझ सकते हैं, जैसे अपने जो अपन अगर इस पर चले,
जो रेगिस्तान वगैरह होते हैं वहाँ पे जो रेत वगैरह होती है उस पर अपन चलते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, ज़मीन में। लेकिन जो ऊँट वगैरह होते हैं, कैमल वगैरह, वो इजीली चल पाते हैं। क्यों? क्योंकि कैमल जो होते हैं उनके लेग्स जो होते हैं, नीचे से जो एरिया होता है, सरफेस एरिया उनके पैरों का, लेग्स का, कैमल के, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा, मेरे ये जो दोनों हाथ है इससे भी ज़्यादा होता है उसके एक पैर का एरिया। तो और उनके पास कितने पैर होते हैं, 4 टोटल। तो इसलिए उनका जो वेट होता है, उनका जो फोर्स होता है, वेट जो डाउनवर्ड लगता है उनकी बॉडी का, जिसको अपन वेट बोलते हैं, वो किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उनका जो फोर्स होता है, वेट किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उनके 4 पैर के एरिया पे, जिसको तलवे बोलते हैं ना, एरिया, ये जो तलवे होते हैं पैर के इस टाइप से। तो एरिया ज़्यादा हो जाता है क्योंकि 4 पैर होते हैं, और एरिया ज़्यादा होने से प्रेशर क्या हो जाता है, कम, इसलिए वो इजीली रेत के अंदर भी चल सकते हैं। अपन क्या होते हैं कि अपने पैर कितने होते हैं, 2, और वो भी क्या होते हैं, छोटे, एज़ कम्पेयर टू कैमल। अगर मैं कंपेयर करूँ तो बहुत छोटे हैं, तो उसकी वजह से एरिया क्या हो जाता है, कम, और प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा। और प्रेशर ज़्यादा होने से क्या हो जाता है, अपन कहाँ चले जाते हैं, ग्राउंड में चले जाते हैं। कहाँ पे, रेत वगैरह पे जब चलते हैं रेगिस्तान में। तो ये एप्लीकेशन होती है प्रेशर की, इसलिए वो आज़ादी चल भी सकते हैं, वो दौड़ भी सकते हैं कैमल। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आती है उसका नाम क्या है, डेंसिटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी, एक और चीज़। तो अब बात क्या है कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है। तो डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है, मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो होता है, इसी को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तो इससे पता क्या चलता है, इससे पता ही चलता है कि अगर मैं वॉल्यूम को क्या कर दूं, कांस्टेंट। एज्यूम करो कि मैंने 2 बॉडीज़ ली, ये मैंने 2 बॉडीज़ ली, क्यूब की 2 बॉडीज़ ली, मान लो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब के 2 मैंने क्या लिए, क्यूब लिए। एज्यूम करो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब के मैंने क्या लिए, क्यूब। अब इसमें मैं क्या देखता हूँ, मान लो ये किसका है, थर्मोकोल का, और ये मान लो किसका है, सीमेंट का। ये थर्मोकोल का क्यूब है, ये सीमेंट का क्यूब है, और दोनों का जो वॉल्यूम है वो क्या लिया मैंने, सेम। वॉल्यूम अगर सेम है तो यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, मास ज़्यादा किसका है, ऑब्वियसली बात है सीमेंट का। फिर से 2 मैंने क्यूब लिए, एक किसका लिया, थर्मोकोल का, एक किसका लिया, सीमेंट का। तो ऑब्वियसली बात है कि मास ज़्यादा किसका होगा, सीमेंट का मास ज़्यादा होगा। सीमेंट को उठाने में ज़्यादा मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा हैंड को। इसका मतलब क्या है कि जब अगर मैं वॉल्यूम कॉन्स्टेंट करूँ तो जिसका मास ज़्यादा होता है उसी का ज़्यादा क्या होता है, डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या बताती है, जनरली हैवीनेस बताती है। किसी भी सब्सटेंस की, लिक्विड की डेंसिटी बताती है क्या, हैवीनेस, कि अगर मैं सेम वॉल्यूम लेता हूँ तो कौन ज़्यादा हैवी है। तो अगर अपन बात करते हैं कि 2 सब्सटेंस को कंपेयर करें कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है, इसका मतलब क्या है, डेंसिटी बता क्या रही है कि उन दोनों का अगर सेम में क्या लूँ, वॉल्यूम, तो उनमें से ज़्यादा मास किसका होगा, ज़्यादा हैवी कौन होगा, बस ये बात है। जैसे मान लो कि मैंने 2 क्यूब ले रखे हैं, एक तो सीमेंट का, एक इसका थर्मोकोल का। तो ऑब्वियसली बात है कि मेरे उस हाथ में जहाँ पे क्या रखा हुआ है, सीमेंट का क्यूब, मेरे को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको उठाने के लिए एज कम्पेयर टू थर्मोकोल, सेम वॉल्यूम के अंदर। ये बात हो जाती है इसकी। इसका मतलब अपन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, कंपेयर। अब लिक्विड, अब मैंने भी बात करी कि इस चैप्टर में जनरली हम फ्लूइड के अंदर किसकी बात करेंगे, लिक्विड की। तो अगर अब यहाँ पे हम कौन सी डेंसिटी को कंपेयर करेंगे, लिक्विड की डेंसिटी को कंपेयर करेंगे। अब लिक्विड की डेंसिटी को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड फ्लूइड चाहिए, स्टैंडर्ड फ्लूइड जिससे आप उसकी डेंसिटी को कंपेयर करो। अब जो स्टैंडर्ड फ्लूइड अपन यहाँ पे लेते हैं वो क्या होता है, वाटर। फिर से स्टैंडर्ड फ्लूइड जो लेते हैं वो क्या होता है, वाटर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डेंसिटी को कंपेयर करते हैं किसकी, सब्सटेंस की। तो क्या फॉर्मूला हो जाता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब अपन यहाँ पे कर क्या रहे हैं, डेंसिटी किसकी, सब्सटेंस की, कंपेयर कर रहे हैं किससे, वाटर से। इसी रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। और इसका क्या नाम होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये दोनों क्या होते हैं, डेंसिटी का रेशियो होता है। ऊपर भी डेंसिटी है और नीचे भी डेंसिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिटलेस, क्योंकि यूनिट से यूनिट कट जाएगी। जैसे यूनिट क्या होगी, मास की क्या होती है, केजी, और इसकी क्या होती है, मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब क्या होती है, यूनिट। अब यहाँ पे ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है, तो ऊपर नीचे यूनिट से यूनिट कट जाएगी। तो मतलब ये जो रेशियो होगा ये क्या होगा, यूनिटलेस रेशियो होगा, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की अगर अपन बात करें तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और अगर अपन मरकरी की बात करें, रो ऑफ मरकरी, तो वो होती है 13.6 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब मरकरी जो होता है उसकी डेंसिटी वाटर से लगभग कितने गुना होती है, 13.6 टाइम्स ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, डेंसिटी की और रिलेटिव डेंसिटी की।
इसके बाद क्या आता है पास्कल्स लॉ। अब बात क्या है कि पास्कल्स लॉ क्या होता है, उसके क्या स्टेटमेंट है, तो जनरली अपन उसके दो स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ प्रेशर इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इफ वी इग्नोर ग्रेविटी। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर कोई कंटेनर है, ये मान लो है कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड फिल है, तो इन्होंने क्या बोला कि उसके अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। सब जितने भी पॉइंट से सब पे प्रेशर क्या होगा, सेम। कौन सी कंडीशन में सेम होगा, अगर अपन ग्रेविटी को क्या करें, इग्नोर करें। क्यों ऐसे, इसको कैसे समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे देखो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो ऊपर है उनके ऊपर प्रेशर जनरली क्या होता है, कम, और नीचे जैसे 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 डेप्थ पे जाते जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर क्या होता जाता है, ज़्यादा होता जाता है। कैसे समझ सकते हैं इस चीज़ को, ऐसे समझो, जो सबसे टॉप लेयर पे है मॉलिक्यूल्स, उनके ऊपर क्या, एयर। उसके बाद इस टॉप लेयर पे जो मॉलिक्यूल्स है उनके ऊपर क्या है, ओनली क्या है, एयर है। अगर मैं इसमें यहाँ पे मिड में बात करूँ तो इनके ऊपर क्या है, इतने सारे मॉलिक्यूल बैठे हुए हैं, तो इन सबका वेट क्या लग रहा है, इन मॉलिक्यूल्स पे ही तो लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पे वेट ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा है, तो फोर्स अपॉन कंटेनर का इस जगह का एरिया, वो यहाँ का क्या हो जाएगा, प्रेशर। अब वेट ज़्यादा है तो प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस जगह पे, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है इनके ऊपर इतने सारे मॉलिक्यूल का वेट लग रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, और ज़्यादा। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे अपन फ्लूइड में डेप्थ पे जाते जाते हैं वैसे वैसे वेट ज़्यादा होने से प्रेशर क्या होता जाता है, ज़्यादा होता जाता है। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि ग्रेविटी को इग्नोर करो। अब ये जो प्रेशर में वेरिएशन आ रहा था ये किसकी वजह से आ रहा था, ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि अपन वेट की बात कर रहे हैं, वेट क्या होता है, mg। अब जी है, इसकी वजह से वेट है। इन्होंने क्या बोला कि अगर अपन ग्रेविटी को इग्नोर करें तो उस केस में सब जगह जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो ये तो इनका पहला स्टेटमेंट। और कैसे समझ सकते हैं इसी स्टेटमेंट को, दूसरा क्या स्टेटमेंट है, ए चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू एन अनक्लोज्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल। क्या मतलब है इनका, क्या कहना, क्या चाह रहे हैं ये, कि ये जैसे एक कंटेनिंग वेसल है, ठीक है, इस कंटेनिंग वेसल में क्या है कि अगर आप क्या करते हो कि प्रेशर में चेंज करते हो, एक वेसल में कंटेनर जो है उसमें अगर आप प्रेशर में चेंज करते हो तो किसके ऊपर, अनक्लोज्ड इनकम्प्रेसिबल। अनक्लोज्ड मतलब क्यों, पूरा का पूरा जो लिक्विड है वो क्या है, पैक है। अब जैसे यहाँ पे ये कंटेनर कैसे बनाया मैंने, ओपन बनाया। अब अगर मैं इसको पैक बनाता हूँ और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, 3 डायमेंशन में समझना है कि इस टाइप से मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये 3 डायमेंशनल है, ये 2 सिलेंडर मान लो, और ये जो मैं बना रहा हूँ ये गोल, ये क्या है, पिस्टन मान लो। पिस्टन मतलब इनसे मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, फोर्स अप्लाई करता हूँ। ये एक पूरी की पूरी डिस्क है, क्या अप्लाई करने की, फोर्स अप्लाई करने की, और इसमें क्या लगा हुआ है, लिक्विड है, ठीक है। अब क्या मतलब है, ढंग से समझना, द चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू एन अनक्लोज्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अनक्लोज्ड मतलब पैक। अब देखो इधर से भी ये है तो ये भी क्या है, पैक, और इधर से ये भी क्या है, पैक। अब ये जो बना रखा है ये क्या है, प्रेशर लगाने के लिए। प्रेशर मतलब इसको पिस्टन समझ सकते हैं। अब बात आती है कि पिस्टन क्या होता है, तो पिस्टन जैसे अपन ने इंजेक्शन तो देखा ही है, तो इंजेक्शन कैसा होता है, ऐसा होता है इंजेक्शन, ये इंजेक्शन, इस टाइप से अपना क्या होता है, इंजेक्शन। तो वो जो प्लंजर होता है, जिस प्लंजर को अपन इंजेक्शन के अंदर, मान लो इंजेक्शन है, तो जिस प्लंजर को अंदर बाहर करते हैं वो जो प्लंजर होता है, उसी प्लंजर को अपन जनरली फिजिक्स की टर्म्स में क्या बोल सकते हैं, पिस्टन, ठीक है, जो आपके व्हीकल्स में भी होता है, इंजन में। तो ये मान लो क्या है, 2 पिस्टन है, क्या लगाने के लिए, फोर्स लगाने के लिए, किसके ऊपर, फ्लूइड के ऊपर। तो इन्होंने क्या बोला कि इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या है कि वो फ्लूइड जो है कंप्रेस नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2 अनक्लोज्ड। अनक्लोज्ड का मतलब क्या, पैक। अब इधर से भी क्या है, मैंने ये फ्लूइड डाल दिया, इधर भी क्या लगा दिया, पिस्टन, और इधर भी क्या लगा दिया, पिस्टन। मतलब फ्लूइड लीक नहीं हो सकता, बाहर नहीं जा सकता। बाहर नहीं जा सकता मतलब वो क्या, अनक्लोज्ड है, पैक्ड है, ठीक है। तो चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू एन अनक्लोज्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अगर मैं एक तरफ से क्या करता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, मतलब प्रेशर में क्या करता हूँ, चेंज। मान लो मैंने इधर से क्या करा, फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया कितने, मान लो ये एरिया कितना ए, तो ये फोर्स लगाया किसके ऊपर, इस एरिया के ऊपर। तो उससे क्या होगा कि वो जो प्रेशर है, वो जो चेंज हुआ प्रेशर में, इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड। मतलब वो क्या होगा, ट्रांसमिट होगा अनडिमिनिश्ड। अनडिमिनिश्ड मतलब पर्टिकुलर कोई एक डायरेक्शन में नहीं, सब डायरेक्शन में। अनडिमिनिश्ड का मतलब क्या है, पर्टिकुलर कोई एक डायरेक्शन नहीं, सारी डायरेक्शन। तो ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल। मतलब कंक्लूड कैसे कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को कि अगर आप एक अनक्लोज्ड मतलब पैक्ड
इनकम्प्रेसिबल मतलब जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, उस फ्लूइड के ऊपर अगर आप क्या करते हो, प्रेशर लगाते हो, फोर्स लगाते हो, तो जो प्रेशर में चेंज होगा, मतलब मैंने यहाँ से पिस्टन को पुश करा तो जो इसके अंदर फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर का चेंज होगा वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं होगा, वो सब डायरेक्शन में होगा। मतलब सब तरफ क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, और वो कितना लगेगा, सेम लगेगा। मतलब जैसे ही मैंने पिस्टन को नीचे करा तो ये फ्लूइड का जाएगा, नीचे जाएगा, अभी फ्लूइड नीचे जाएगा तो यहाँ पे इन वॉल्स पे भी फोर्स लगाएगा, आगे भी फोर्स लगाएगा, ऊपर वाली वॉल्स पे भी फोर्स लगाएगा, इधर पे भी फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स चलते चलते कहाँ पहुँच जाएगा, इस पिस्टन तक पहुँच जाएगा, और ये पिस्टन क्या होने लग जाएगा, ऊपर होने लग जाएगा, क्योंकि आपने एक तरफ से दबाया तो ऑब्वियसली बात है कि दूसरी तरफ से पिस्टन क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी अपन एक पैक्ड फ्लूइड के ऊपर फोर्स लगाते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं उसके यूनिट एरिया के ऊपर, तो वो जो प्रेशर है वो पूरा का पूरा ट्रांसफ़र होता है कहाँ पे, सब तरफ। आगे के जो पार्टिकल चल रहे हैं वहाँ पे भी ट्रांसफ़र होता है, जो वॉल्स हैं, कंटेनर की जो वॉल्स हैं वहाँ पे भी ट्रांसफ़र होता है, जो ये बेस है वहाँ पे भी, और जितनी भी वॉल्स से वो आता है उन सब के ऊपर वो क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, थ्रस्ट अप्लाई वहाँ पे करता है। ठीक है, तो ये इनका दूसरा स्टेटमेंट। तो कितने स्टेटमेंट हो गए, अगर ग्रेविटी को इग्नोर करें तो जितने भी पॉइंट्स हैं सब पे प्रेशर क्या होगा, सेम। और सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया कि जो प्रेशर में चेंज होता है, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में क्या है कि जो प्रेशर में चेंज होता है वो सब तरफ इक्वली क्या होता है, ट्रांसफर होता है, बिना अनडिमिनिश मतलब बिना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के। वो तो उसकी प्रॉपर्टीज हो गई कि आप उसको लीक नहीं होने दे रहे और पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं ले रहे। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि इसका प्रूफ कैसे करें, किसका प्रूफ की अपन बात कर रहे हैं, पास्कल्स लॉ का प्रूफ कैसे करें कि इन्होंने जो स्टेटमेंट बोला है कैसे सही है। तो अपन क्या करते हैं कि पहला जो स्टेटमेंट है उसको प्रूव कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसका, द प्रेशर इन ए फ्लूइड एट रेस्ट एट सेम एट ऑल द पॉइंट इफ इग्नोर ग्रेविटी। मतलब अगर आप एक कंटेनर ले रहे हो, ये एक कंटेनर है, तो इसके अंदर क्या है कि जो प्रेशर होगा वो सेम होगा सारे पॉइंट पे, लेकिन अपन को पता है कि प्रेशर तो चेंज होता है। अब इन्होंने बोल दिया ग्रेविटी को इग्नोर कर दो, लेकिन ग्रेविटी को इग्नोर तो कर नहीं सकते, जनरली ग्रेविटी तो है। तो अब ग्रेविटी कैसे चेंज होती है, अगर मैं उसकी डेप्थ चेंज करता हूँ पॉइंट्स की तो ग्रेविटी चेंज होती है। अब अगर मैंने मान लिया कि मैंने एलिमेंट इतना छोटा लिया, फिर से सुनना, मैंने एलिमेंट इतना छोटा सा लिया कि उसके अपर फेस पे और उस एलिमेंट के लोअर फेस की जो हाइट है वो लगभग क्या है, सेम। फिर से सुनना मैंने क्या बोला, मैंने जो एलिमेंट लिया, ये एक फ्लूइड है, ये कंटेनर, इस कंटेनर में ये फ्लूइड है, ठीक है। उसके अंदर जो मैंने एलिमेंट लिया, एलिमेंट मतलब फ्लूइड का वो छोटा सा पार्टिकल जिसकी मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो जो मैं एलिमेंट ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ बहुत ज़्यादा छोटा, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा छोटा लिया जिसको माइक्रोस्कोप से मेरे को देखना पड़े, क्या होगा उससे, उससे ये होगा कि वो जो ग्रेविटी है वो चेंज नहीं होगी उसके अराउंड, क्योंकि उसकी जो डेप्थ है ना वो डेप्थ सेम है। अब उस एलिमेंट का कोई भी फेस ले लो, सारे के सारे फेस की जो डेप्थ है वो क्या है, सेम, और ग्रेविटी चेंज नहीं हो रही। तो इन्होंने यही तो बोला कि जो ग्रेविटी है उसको इग्नोर करो, तो अपन ने ग्रेविटी को चेंज ही नहीं करा क्योंकि एलिमेंट इतना छोटा लिया। अब इनका स्टेटमेंट क्या है, अगर इस वर्ड को हटा दे क्योंकि अपन ने पॉइंट छोटा ले लिया, तो ये वर्ड का काम तो हो गया ग्रेविटी का। अब जो स्टेटमेंट बचा वो क्या है, वो अपन को प्रूव करना है। द प्रेशर इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट। मतलब ये जो एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिया, इसके जितने भी फेस हैं उनके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। इनके सारे जो इस फेस के पॉइंट्स हैं उन सबके ऊपर प्रेशर क्या लग रहा है, सेम। तो अगर इसके जितने भी फेस हैं उनके ऊपर अगर मैं क्या कर देता हूँ, प्रेशर सेम लेके आ जाता हूँ, प्रूव कर देता हूँ, इसका मतलब जो पास्कल्स लॉ है उसको मैंने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, एक एलिमेंट लूँगा, बहुत ज़्यादा छोटा डिफरेंशियल एलिमेंट लूँगा, क्योंकि इन्होंने क्या करा, वो स्टेटमेंट किसके लिए था, इग्नोर ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब ग्रेविटी, क्योंकि अपन को पता है ग्रेविटी चेंज होगी तो प्रेशर चेंज होगा, तो ग्रेविटी चेंज कम नहीं होगी जब आप बहुत छोटा एलिमेंट लोगे, इसलिए अपना एलिमेंट क्या है, छोटा। अब ये तो बात हुई एलिमेंट की। अब उसकी मेरे को स्टडी करनी है कि उसके अराउंड प्रेशर क्या है, सेम, और उसके अराउंड प्रेशर सेम है, मतलब उसके जितने भी फेस है सब पे प्रेशर क्या है, सेम, और सब। अब बात ये है कि उसके फेसेस के ऊपर मेरे को प्रेशर सेम करना है। तो अब मैं एक शेप लूँगा, शेप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। शेप जो है उस एलिमेंट का शेप कुछ भी ले सकते हैं। अपन यहाँ पे कैसा ले रहे हैं, अपन यहाँ पे जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं प्रिज्म के शेप का। जो प्रिज्म होता है जनरली आपका आपने 10th क्लास में देखा होगा, जो प्रिज्म होता है उस शेप का अपन क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट यहाँ पे ले रहे हैं। अब वो एलिमेंट है तो बहुत छोटा, अब उसकी स्टडी अपन को करनी है, तो उसकी स्टडी करने के लिए अपन उसको क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को बड़ा साइज का ले रहे हैं। मतलब ये जो कंटेनर है जिसमें क्या है, पूरा का पूरा क्या है, वाटर है, उसमें मैंने एक बहुत छोटा एलिमेंट लिया, डॉट भी क्या, जिसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़े उतना छोटा, ताकि ग्रेविटी चेंज ना हो, लेकिन उसकी स्टडी करने के पर्पज से मैंने उसको इतना बड़ा बनाया, ठीक है। अब वो जो एलिमेंट मैंने लिया वो कौन सा लिया, यहाँ पे मैंने प्रिज्म के शेप का। क्यों, क्योंकि उसमें जो फोर्स है उसकी सरफेस कैसी होती है प्रिज्म की, कि यहाँ पे ये जो सरफेस है प्रिज्म के अंदर क्या होता है कि
जो सरफेस होती है कैसी होती है, वो आपकी आपस में परपेंडिकुलर भी होती है और एक एंगल के ऊपर भी होती है। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि प्रेशर जो है वो हर डायरेक्शन से क्या सेम है, तो अब हर डायरेक्शन से सेम है तो इसलिए मैं वहाँ पे क्यूब नहीं लेना चाह रहा। जैसे मान लो ये है और मैंने इसके अंदर क्या लिया, क्यूब लिया, तो क्यूब के अंदर सारी की सारी सरफेस कैसे मिली, परपेंडिकुलर। तो इसलिए मैं क्या चाह रहा था कि एक मेरे को थोड़ी सी कैसे मिले, फोर्स एंगल पे मिले, और फोर्स एंगल पे मिले इसलिए मैंने वहाँ पे क्या करा, जो एलिमेंट लिया वो कौन सा लिया, प्रिज्म वाला एलिमेंट लिया। मतलब मैंने कंसीडर करा क्या कंसीडर करा कि वो जो एलिमेंट है वो एलिमेंट कैसा है, प्रिज्म के शेप का है। ठीक है, अब मान लो कि ये जो फेस है इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं अपन, नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं। देख लो ये जो है इनिशियल ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है सामने से जो दिख रहा है, ये क्या है, ABC, और पीछे की तरफ जो आ गया फ्लूइड के वो कौन सा है, DEF। तो इससे कितने फेस बने, फेस कितने बने इससे, फेस एक तो देख लो कौन सा बन गया, ADEB, और दूसरा कौन सा बन गया इधर की तरफ अगर अपन देखें डाउनवर्ड से तो कितना बन गया, BCFE, और अगर इधर वाला फेस देखें तो क्या हो जाएगा, DCFD। ये सारे आपके क्या हो गए, फेस हो गए। ठीक है, अब अगर अपन बात करें तो इधर वाला जो फेस है कौन सा, ABC, और उधर वाला फेस है कौन सा, DEF, वो तो एक दूसरे कैसे आ रहे हैं सामने, तो उधर से जितना प्रेशर लगेगा उतना इधर से लगेगा, वो तो क्या हो गया सेम। अब बचते कितने, ये वाले फेस बचते हैं। इनमें अगर मैं देखता हूँ कि मैंने मान लिया कि ये वाला जो फेस है, इधर की तरफ जो फेस है, ये जो फेस है इसके ऊपर मैंने मान लिया कि फोर्स लग रहा है कितना, FC। ये जो फेस है इसका नाम दे दिया मैंने C, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, FC। नीचे वाला जो फेस है, जो बेस है जिसको बोलते हैं प्रिज्म का, मैंने मान लिया कि वो जो फेस है उसका नाम क्या, A, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ओवरऑल वो कितना है, FA। ऐसे ये जो फेस है ये वाला ADFC, इस फेस के ऊपर इसका फेस का मैंने नाम दे दिया B, तो इसके ऊपर जो A फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, FB। कुछ भी नहीं करा अभी तक, मैंने क्या एज्यूम करा कि एक प्रिज्म की शेप का एलिमेंट है, उसके ये जो तीन फेस हैं उनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो मैंने कंसीडर करा। बॉटम पे कितना लग रहा है, FA, यहाँ पे FC और यहाँ पे FB। लगता कैसे है वो मेरे को पता है कि सरफेस के कैसे लगाता है फ्लूइड, जो फोर्स लगाता है जिसको थ्रस्ट बोलते हैं, कैसे लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे कैसे लग गया, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये सरफेस ही एक एंगल पे है, मान लो ये एंगल कितना है, थीटा, तो इस सरफेस के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी किस पे लगेगा, एंगल पे, सरफेस के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। वो कितना FB और ये कितना FA। ठीक है, अब ये तो बात हो गई इसकी। अब ये जो फोर्स है ये क्या है, किसी न किसी एंगल पे है। अब एंगल पे है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कंपोनेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दूसरे कैसे फोर्स है, ये कैसे लग रहा है हॉरिजॉन्टल, ये कैसे लग रहा है वर्टिकल। अब ये किसी एंगल पे लग रहा है तो मैं कंपोनेंट कर लूँगा इसके, क्यों, क्योंकि मेरे को रेजोल्यूशन करना है यहाँ पे इसलिए। तो अब जो कंपोनेंट है वो कैसे करें, अब ये जो एंगल है थीटा, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। कैसे आप इस चीज़ को समझ सकते हो, अगर ये एंगल कम होता है, अगर ये बेस नीचे आता जाता है, ये अगर एंगल कम होता है तो ये BF इसके क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, तो ये एंगल भी कितना हो जाता है, थीटा, 0। और कैसे समझ सकते हो, वही वाली बात है कि अगर ये एंगल 0 हो रहा है, इस एंगल को धीरे धीरे कम करो। अगर ये एंगल कम हो रहा है, मान लो कि ये जो फेस है अगर ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है, इसको मान लो इस साइड को मैंने हटा दिया, अगर ये फेस धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो ये जो BF है ये भी क्या होता जाएगा, परपेंडिकुलर, तो ये जो एंगल है ये भी कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब अगर ये 0 हो रहा है तो ये भी कितना हो रहा है, 0। इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी कितना है, थीटा। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट कर रहा हूँ, कंपोनेंट कैसे होंगे, यहाँ पे FB, ये फोर्स जिसके साथ एंगल बनाता है वो क्या होता है, कोस कंपोनेंट। दूसरा कौन सा हो जाता है, साइन कंपोनेंट। तो ये क्या हो गया, कोस कंपोनेंट, ये क्या हो गया, साइन कंपोनेंट। अब अगर इस एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से इधर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, FC, और उधर की तरफ से इसके ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है, FB साइन थीटा। ठीक है, अब वर्टिकली अगर मैं बात करूं तो वर्टिकल नीचे से कितना लग रहा है, FA, ये रहा, और इसके ऊपर से कितना फोर्स लग रहा है, इसका ये वाला कंपोनेंट जो कि क्या है, कोस, तो ऊपर से फोर्स कितना लग रहा है, FB कोस थीटा। अब बात क्या आती है, अपन ये जो सब बात कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, जब फ्लूइड रेस्ट पे। अब जब फ्लूइड रेस्ट पे है तो अब इतने सारे जो फोर्स लग रहे हैं, लेकिन फ्लूइड किस पे, रेस्ट पे। फ्लूइड रेस्ट पे तो इक्विलिब्रियम से अपन क्या बोल सकते हैं कि सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना हो जाएगा, 0, और सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्स कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये जो सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्स है ये दोनों आपस में एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल और मैग्नीट्यूड में अपोजिट, और यहाँ पे भी ये और ये एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल और मैग्नीट्यूड में अपोजिट। इसका मतलब क्या है कि जो FA है वो किसके इक्वल है, FB साइन, FB कोस थीटा के, तो FA किसके इक्वल हो गया, FB कोस थीटा, और ऐसे ही FC किसके इक्वल हो गया उधर से, FB साइन थीटा। तो ये दो इक्वेशन मेरे को मिल गई, किससे मिली, इक्विलिब्रियम से। कैसे पता चला कि भाई फ्लूइड जो है वो किस पे, रेस्ट पे, और जब कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स कितना हो जाता है, 0। ये इक्वेशन आ गई। और ज्योमेट्री से अपन क्या बोल सकते हैं कि
एरिया जो है ए सरफेस का, ये जो सरफेस है इसका जो एरिया है वो किसके इक्वल है, ए बी का जो एरिया है उसके कॉस कंपोनेंट के। कुछ भी नहीं, जैसे फोर्स का मैंने कंपोनेंट करा वैसे ही किसका कंपोनेंट करा यहाँ पे एरिया का। कैसे समझ सकते हैं इस चीज़ को, जैसे देखो यहाँ पे ए बी का जो एरिया है वो ज़्यादा है किसके कंपेरेटिव में, इस सरफेस के। बेस का जो एरिया है उसके कंपेरेटिव में ये जो एरिया है ऊपर वाला इस फेस का, ये क्या है, ज़्यादा। तो इक्वेट कैसे कर सकते हैं कि ये जो एरिया है बेस वाला ये बड़े एरिया के इस कंपोनेंट के इक्वल है। मतलब अपन समझ सकते हैं ना, मान लो एक रूम छोटा है और एक रूम कैसा है, बड़ा, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि वो जो बड़ा वाला रूम है इस रूम के इतने % के इक्वल है। मान लो कि बड़ा वाला रूम का एरिया है 100 मीटर स्क्वायर और छोटे वाले रूम का एरिया है 50 मीटर स्क्वायर, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि बड़ा वाला जो रूम है इस रूम के डबल के इक्वल है। और कैसे बोल सकते हैं, ये जो छोटा वाला रूम है ये बड़े के किसके इक्वल है, हाफ टाइम्स के इक्वल है। तो इस टाइप से अपन जब ज्योमेट्री का उसका वो करते हैं, कंपोनेंट करते हैं, किसका कंपोनेंट कर रहे हैं, एरिया का कंपोनेंट कर रहे हैं। तो कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है ये। जैसे अपन ने फोर्स की इक्वेशन लिखी ना, यही इक्वेशन में फोर्स की जगह पे अगर मैं एरिया कर देता हूँ तो यही इक्वेशन वापस आ जाएगी। कुछ भी नहीं है, कंपोनेंट है, बहुत इजीली अपन कर सकते हैं, क्योंकि जो फोर्स का एंगल बन रहा है वही किसका एंगल बन रहा है, एरिया का। इस और इस एरिया के बीच में एंगल कितना हो जाता है, थीटा। तो इजीली अपन क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट कर सकते हैं, कोई भी इसमें नया नहीं है। तो ज्योमेट्री से अपन लिख सकते हैं कि जैसे फोर्स की इक्वेशन है वैसे इक्वेशन किसकी होगी, एरिया की। फोर्स की इक्वेशन 1 2, एरिया की कितनी हो गई 3 4। उसके बाद में अपन क्या देखते हैं कि अगर मैं 1 इक्वेशन में 3 का डिवाइड करता हूँ तो 1 इक्वेशन किसकी है, फोर्स की, 3rd किसकी, एरिया की। तो रेस्पेक्टिव फोर्स के नीचे के रेस्पेक्टिव एरिया आ गए, कोस से कोस क्या हो जाता है, कट। बचता कितना है, एफ ए अपॉन ए इक्वल टू एफ बी अपॉन ए बी। ऐसे अगर मैं बात करूँ इक्वेशन जो है सेकंड इसमें इक्वेशन 4 का डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब रेस्पेक्टिव फोर्स के नीचे रेस्पेक्टिव एरिया का अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये इक्वेशन आ जाती है, वापस साइन से साइन कट हो जाता है। तो एफ सी किसके इक्वल आ जाता है, ए बी, एफ बी अपॉन ए बी के। यहाँ से यहाँ देखो एफ ए अपॉन ए, ये किसके इक्वल आ रहा है, एफ बी अपॉन ए बी, लेकिन एफ बी अपॉन ए बी किसके इक्वल आ रहा है, एफ सी अपॉन ए सी। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ये क्या होता है, प्रेशर। इसका मतलब प्रेशर किसका, ए एरिया का, वो किसके इक्वल होगा, बी सरफेस की, और वो किसके इक्वल होगा, सी सरफेस के। मतलब इधर से इस सरफेस के ऊपर, एलिमेंट की इस सरफेस के ऊपर जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर इधर है, उतना ही प्रेशर इधर है। इसका मतलब अपन ने प्रेशर क्या कर दिया, सब तरफ क्या कर दिया, सेम। और प्रेशर सब तरफ सेम होता है, ये किसने बोला था, पास्कल्स लॉ ने। ठीक है, तो ये अपन ने क्या करा है, इसका प्रूव। इसके बाद पास्कल्स लॉ की जो कुछ एप्लीकेशन है वो आती है। सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। मतलब जो लिफ्ट कराया जाता है चीज़ों को हाइड्रोलिक प्रेशर से। हाइड्रोलिक प्रेशर का मतलब क्या है, जब फ्लूइड रेस्ट पे है तो उसकी अपन एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो वही हाइड्रोस्टैटिक्स जिसको बोल सकते हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स को क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब अपन लिक्विड का जो है प्रेशर काम में ले रहे हैं, क्या करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को, लोड को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए। कैसे इसको समझ सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक डायग्राम बनाया था, वही डायग्राम यहाँ पे फिर से बनाया। तो ये जो डायग्राम है यही क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है किसका, हाइड्रोलिक लिफ्ट का। कि मतलब एक अनक्लोज्ड कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर क्या है, 2 सिलेंडर का सेटअप है। जैसे ये क्या हो गया, पहला पिस्टन उसके अंदर, और ये दूसरा क्या हो गया, पिस्टन। ठीक है, अब इस पिस्टन के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एरिया आता है इसका वो क्या है, कम अपन लेते हैं, और दूसरे का एरिया क्या करते हैं, ज़्यादा चूज करते हैं। अब अपन ये जो एरिया है यहाँ पे अपन एक स्मॉल लोड अप्लाई करते हैं, स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं। अब ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर हो रहा है, इस पिस्टन के ऊपर। पिस्टन फोर्स लगा रहा है किस पे, लिक्विड पे। और कितना, जितना इसका एरिया है पिस्टन का, तो ये जो फोर्स अपॉन एरिया है, मान लिया ये यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर जो अपन ने अप्लाई करा खुद से, अपन अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, वो जो प्रेशर है वो यहाँ से लगेगा किसके ऊपर, फ्लूइड पे। तो फ्लूइड वॉल्स पे सब तरफ आगे फोर्स लगाता जाएगा, और वो जो फोर्स फ्लूइड का जो प्रेशर है सब तरफ लगेगा, और कहाँ पे आ जाएगा, इधर जो सिर्फ पिस्टन है उसकी वॉल्स के ऊपर, उसको कहाँ पुश करेगा, अब। क्योंकि यहाँ से आपने डाउन करा तो यहाँ से क्या होगा, अप, और वहाँ से डाउन तो यहाँ से अप। तो ऑब्वियसली बात है अपन इधर से क्या लगा रहे हैं, फोर्स, तो उधर से क्या हो रहा है, अप हो रहा है। मतलब ये जो प्रेशर है यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो गया, यही क्या था, पास्कल्स का लॉ। जो प्रेशर चेंज होता है, आपने यहाँ प्रेशर लगाया, मतलब प्रेशर में चेंज हुआ, प्रेशर में चेंज जो है वो कैसे ट्रांसफर होता है, अनडिमिनिश्ड। मतलब बिना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के, वो हर डायरेक्शन में अप्लाई होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, अनडिमिनिश्ड। अनक्लोज्ड मतलब पे के, मतलब फ्लूइड लीक नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या करते हैं अपन, यहाँ से थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ से फोर्स लगता है, मतलब यहाँ से ये जो पिस्टन है ऊपर होता है, मतलब यहाँ पे अपन को क्या मिल गया, लोड मिल गया। और यहाँ पे जो लोड है वो क्या हो गया, ऊपर हो गया, जिसको अपन को उठाना था, लिफ्ट करना था। मान लो ये जो ऊपर हुआ तो यहाँ जो फोर्स लगा, मैंने मान लिया कि वो कितना है, एफ है। और यहाँ का जो एरिया है वो अपन ने ज़्यादा लिया, वो तो अपन ने लिया तो अपन को पता है, मैंने एज्यूम कराया कि वो कितना है, कैपिटल ए। तो यहाँ पे जो अपन को फोर्स मिला, फोर्स, और यहाँ का जो एरिया है, फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ का क्या हो जाएगा, प्रेशर, मैंने मान लिया वो कितना है, P2। ठीक है, तो
P1 कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, और ऐसे ही P2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फोर्स अपन को मिला अपॉन एरिया। अब पास्कल्स लॉ क्या बोलता है कि जो प्रेशर है वो सेम डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब यहाँ से जो आपने प्रेशर दिया वही प्रेशर आपको यहाँ मिला, मतलब P1 किसके इक्वल है, P2 के, दोनों की इक्वेशन लिख दी। अपन को जो चाहिए वो क्या है कि यहाँ पे अपन को फोर्स कितना मिलता है लोड उठाने के लिए, ठीक है। तो वो जो F है वो कितना निकल जाता है, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कैपिटल A अपॉन स्मॉल a इंटू स्मॉल f। तो अब यहाँ पे समझने की बात है, ये F क्या है, ये वो वाला फोर्स जो अपने दिया, ये क्या एरिया जो आगे ज़्यादा वाला एरिया है, यहाँ पे क्या स्मॉल है, वो एरिया जहाँ पे मैंने फोर्स लगाया था उस पिस्टन का एरिया। अब यहाँ पे अपन को क्या पता है कि एरिया ज़्यादा है किससे, ये वाले एरिया से, मतलब यहाँ पे एरिया ज़्यादा है किससे, यहाँ से। अब ये एरिया अगर ज़्यादा है इससे तो ये तो ऊपर आ रहा है, ये नीचे, इसका मतलब ये जो रेशियो है ये 1 से ज़्यादा आएगा, और ये अगर रेशियो 1 से ज़्यादा आएगा मतलब लोड अपन ने जो अपन ने अप्लाई करा था यहाँ पे वो तो क्या था, कुछ लोड था, मान लो 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन 10 न्यूटन, मान लो ये लोड है 10 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पे ये जो रेशियो आ जाता है 1.5, तो 1.5 10 से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब कितना मिल गया अपन को, 15 न्यूटन। तो मतलब आपने अजम्पशन के लिए अप्लाई कितना करा, 10 न्यूटन, और आपको मिला एरिया रेशियो होने की वजह से आपको मिला कितना, 15 न्यूटन। मतलब आपने अप्लाई तो कम मिला करा और आपको मिल कितना गया, ज़्यादा, और ये तो खुशी की बात है क्योंकि उससे क्या होगा, आपके हैवी ऑब्जेक्ट उठ जाएंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या समझने वाली कि जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा, मतलब ये वाला एरिया जितना ज़्यादा होगा और ये जितना कम होगा, उसके अकॉर्डिंग अपने को उतना ज़्यादा ये मिलेगा, और उसके अकॉर्डिंग उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, एप्लीकेशन। इसका मतलब अपन थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करके बहुत जो हैवी लोड होते हैं उनको भी उठा सकते हैं, और यही एप्लीकेशन होता है। कहाँ पर लेते हैं अपन, जो जेसीबीज वगैरह होती है जिसको अपन देखते हैं ना कि वो जो फ्लूइड के प्रेशर पे चलती है, अपन को पता है, तो उसमें यही होता है कि वो जो बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स उठा लेती है, उसका रीज़न क्या है कि उसमें अपन यही पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन लेते हैं, ठीक है। जो कार्स वगैरह उठाई जाती है गैराज वगैरह में, वो भी इसी प्रिंसिपल से उठाई जाती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी हाइड्रोलिक ब्रेक। जो आपके बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, बड़े बड़े व्हीकल्स के अंदर, कार के अंदर क्या होता है कि जो ब्रेक अप्लाई किया जाता था, तो पहले मैनुअली काफ़ी ज़्यादा ब्रेक अप्लाई करना पड़ता था। अब क्या होता है कि व्हीकल बहुत बड़े हो गए तो उनके अंदर क्या लग गए, हाइड्रोलिक ब्रेक। उससे होता क्या है कि अगर जो ड्राइवर है उसको गाड़ी को रोकना है तो वो तो सिंपली ब्रेक लगाता है जितना उससे लग सकता है पैरों से थोड़ा सा, पर उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा ब्रेक लगाने से भी इतना बड़ा व्हीकल बहुत इजीली बिना स्किड हुए, बिना स्लिप हुए भी रुक जाता है। अब वो कैसे होता है, तो वो देखो, वो जो ब्रेक होता है उससे कनेक्ट होता है आपका एक मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर मतलब वहाँ पे क्या है, एक पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट है, इसको बोलते हैं सिलेंडर। और ये जो है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको क्या बोलते हैं, पिस्टन। तो ये पिस्टन और ये सिलेंडर, तो ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट और वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मास्टर सिलेंडर, ठीक है। उसके अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। एक बार कंस्ट्रक्शन देख लो, ये जो लिक्विड इस ट्यूब में जा रहा है, सारे व्हील के ऊपर अपन एक व्हील की बात कर रहे हैं। ये जो आया इसमें, ये जो ट्यूब इसमें आई, यहाँ पे क्या है, 2 छोटे छोटे पिस्टन लगे हुए हैं, ठीक है। ये आउटर लाइन जो क्या बता रही है, व्हील बता रही है, और ये जो इनर लाइन है ये क्या बता रहे हैं आपके, ये जो है ये क्या है, शू ब्रेक, ठीक है। और ये पिस्टन कनेक्ट है किससे, इन दोनों से। अब होता क्या है, सुनना, जैसे ही मैंने यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करा, ब्रेक अप्लाई करने से ये पिस्टन का जाएगा अंदर। अब ये पिस्टन अंदर जाएगा तो फ्लूइड के ऊपर प्रेशर का लगा आगे, अब फ्लूइड के ऊपर प्रेशर आगे लगा तो इस व्हील के अंदर भी फ्लूइड जा रहा है, तो यहाँ पे भी प्रेशर लगता है। तो होता क्या है कि जैसे ही यहाँ से ब्रेक अप्लाई होता है, लिक्विड एकदम सडन आगे आता है, लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगता है, लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगता है तो प्रेशर ट्यूब पे लगता है। ट्यूब, अब यहाँ पे आपने क्या लगाया, व्हील के अंदर एक छोटा सिलेंडर लगाया। ये क्या है, मास्टर मतलब बड़ा सिलेंडर, ज़्यादा उसमें लिक्विड है। यहाँ पे क्या है, हर व्हील के पास एक छोटा सा सिलेंडर होता है जिसमें आप फ्लूइड को कंटेन कर सकते हो, ठीक है। वो क्या है, व्हील का पर्टिकुलर सिलेंडर है जो कि उससे काफ़ी छोटा है, मतलब अप्रोक्स 4 टाइम छोटा मान लो, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे इसके अंदर फ्लूइड आया तो यहाँ ये जो पिस्टन है, ये जो पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर जैसे ही फोर्स लगता है, क्या होते हैं, दूर, और ये जैसे ही दूर होंगे, ये जो शू ब्रेक है ये किससे टच हो जाते हैं, व्हील से। इनके बीच में लगी होती है स्प्रिंग, इन दोनों के बीच में लगी होती है क्या, स्प्रिंग। अब होता क्या है कि जैसे ही वहाँ से ब्रेक अप्लाई होता है, लिक्विड आया, लिक्विड ने प्रेशर लगाया, अब यहाँ पे लिक्विड वापस प्रेशर अप्लाई करता है पास्कल्स लॉ से हर डायरेक्शन में, तो इन पिस्टन के ऊपर फोर्स लगता है, ये दोनों क्या हो जाता है, अलग, और ये दोनों अलग हो जाते हैं। तो ये जो शू ब्रेक है, ये गट्टे, ये कहाँ टच हो जाते हैं, व्हील पे। अब व्हील घूम रहा है और एकदम उससे कुछ टच होगा तो वो रुकेगा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम, और स्पीड कम करने को क्या बोलते हैं, ब्रेक। तो आपने ये कर दिया। अब जैसे ही उसने ब्रेक अप्लाई करा तो ये दोनों क्या हो गए, इससे टच हो गए तो व्हीकल रुक गया, और जैसे ही उसने
ब्रेक को वापस रिलीज करा, ब्रेक को रिलीज करा तो ये जो स्प्रिंग थी ये जैसे आपने ब्रेक अप्लाई करा तो दूर हो गई, तो इलोंगेट हो गई। जैसे आप ब्रेक को क्या करोगे, रिलीज करोगे, उसी मूवमेंट पे क्या होगा कि स्प्रिंग अपनी नेचुरल पोजीशन पे आएगी। नेचुरल पोजीशन क्या थी, वापस टुवर्ड्स द सेंटर, तो इसलिए जैसे उसको रिलीज करते तो ऑटोमेटिक ये जो ब्रेक के शू है वापस कहाँ जाते हैं, अपनी पोजीशन पे, और व्हील क्या करने लग जाता है, घूमने लग जाता है। तो पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन से आपने थोड़ा सा ब्रेक अप्लाई करके इतने बड़े व्हीकल को रोक दिया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, एक तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ा, नंबर 1। नंबर 2 क्या हुआ कि ये जो आगे ट्यूब जा रही है हर व्हील पे जा रही है, इसका मतलब चारों के चारों व्हील एक साथ यूनिफॉर्मली रुकते हैं, और यूनिफॉर्मली कोई चीज़ कम और ज़्यादा हो रही है तो जो अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं उनको सडन जर्क नहीं लगते ब्रेक के, ठीक है। और एक साथ अगर यूनिफॉर्म काम हो रहा है, यूनिफॉर्म ब्रेक लग रहा है, तो जो स्कीडिंग की प्रॉब्लम होती है, स्कीडिंग मतलब स्लिप हो जाती है ना गाड़ी, सडन ब्रेक से स्लिप हो जाती है, तो वो यहाँ पे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो फोर्स आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है फ्लूइड से वो कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म अगर फोर्स से गाड़ी रुक रही है तो रुकेगी भी, यूनिफॉर्म रुकेगी, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस होती है किसकी, पास्कल्स लॉ की।